ए एडू और ए एडू के हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पूर्व मध्यकाल अर्थात 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का जो समय था उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसे राजपूत काल या फिर सामंतवादी काल भी कहा जाता है। तो उस समय के इतिहास में हम लोग कश्मीर के क्षेत्र में चले थे और कश्मीर के वंशज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में कारकोट वंश को समाप्त किया, क्योंकि कश्मीर में 3 वंशों का शासनकाल चला। कारकोट वंश, उसके बाद उत्पल वंश और उसके बाद लोहार वंश। और कारकोट वंश को हमने देखा, उसके प्रतिस्थापन करके अगला जो वंश आता है उत्पल वंश। तो चलिए हम लोग इस उत्पल कायस्थ राजपूत वंश को देखते हैं। उत्पल वंश कश्मीर के क्षेत्र में कारकोट वंश के बाद लगभग 855 से 939 ईस्वी के बीच कायस्थ क्षत्रिय वंश। तो कश्मीर के क्षेत्र में कारकोट वंश के बाद लगभग 855 से 939 ईस्वी के बीच यह एक कायस्थ क्षत्रिय वंश होता है। कौन? तो उत्पल वंश। इसका संस्थापक अवंती बर्मन था, जिसे अवंती बर्मा भी कहा जाता है। तो उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? तो अवंती बर्मन, जिसे अवंती बर्मा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो राजधानी जो थी उत्पल वंश की वह अवंतीपुरा थी। याद रखेंगे कि उत्पल वंश की राजधानी अवंतीपुरा। अवंती बर्मन द्वारा अवंतीपुर, जिसका वर्तमान नाम पंतपुर है, इस शहर का निर्माण किया गया तथा सुइयापुरा नामक एक कस्बे का निर्माण। सुइयापुरा का आधुनिक नाम सोपारा। तो अवंती बर्मन ने एक शहर का निर्माण किया जिसे अवंतीपुरा कहा गया। तो याद रखेंगे अवंती बर्मन ने एक अवंतीपुरा नामक एक शहर का निर्माण किया, जिसे अवंतीपुर या अवंतीपुरा भी कहा जाता है। इस शहर का वर्तमान नाम क्या है? तो बंतपुर है। शहर का निर्माण और इसने एक कस्बे का भी निर्माण किया, जिसे सुइयापुरा कहा जाता है, और सुइयापुरा का वर्तमान नाम सोपारा है। तो यह इंपॉर्टेंट है कि अवंती बर्मन ने एक अवंतीपुरा नामक शहर की स्थापना की, जिसका वर्तमान नाम बंतपुर है, और एक सुइयापुरा नामक कस्बे का निर्माण किया, और उस सुइयापुरा का आधुनिक नाम क्या है? तो सोपारा है। अवंती बर्मन का शासनकाल लगभग 855 ईस्वी से 883 ईस्वी तक था। तो अवंती बर्मन का शासनकाल लगभग 855 से 883 ईस्वी के बीच था, अर्थात इस उत्पल वंश की स्थापना लगभग 855 ईस्वी में हुई थी। अवंती बर्मन का शासनकाल स्वर्ण काल के नाम से प्रसिद्ध। तो अवंती बर्मन का जो शासनकाल था वह उत्पल काल के लिए स्वर्ण काल के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि इसके शासनकाल में काफी बदलाव हुए, क्योंकि इसने काफी अच्छे सामाजिक कार्य किए और कश्मीर में काफी परिवर्तन हुआ। तो अवंती बर्मन का शासनकाल उस समय के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एज। किसके लिए? तो कश्मीर के लिए। अवंती बर्मन का अधिकांश समय लोगों के लोक परोपकारी कार्यों में बाढ़ से बचाव हेतु बुलर झील को महापदम के नाम से भी जाना जाता है, में झेलम नदी, जिसे बितिस्ता नदी कहते हैं, के मिलने से पहले मार्ग परिवर्तित किया। तो अवंती बर्मन का अधिकांश समय लोगों के लिए लोक परोपकारी कार्य में ही बीत जाता था। और उसने क्या किया? अवंती बर्मन ने बाढ़ से बचाव के लिए बुल्लर झील, जिसे महापदम भी कहते थे, तो उसमें झेलम नदी, जिसे बितिस्ता नदी कहते हैं, और यहीं पे हुआ था सिकंदर का युद्ध, जिसे और इसी नदी को पार नहीं कर पाया था, बितिस्ता नदी को। तो अवंती बर्मन का अधिकांश समय लोगों के लिए लोक परोपकारी कार्यों में बीतता था। बाढ़ से बचाव हेतु इसने बुल्लर झील में, जिसे महापदम कहते थे,
तो झेलम नदी जिसे विदिशा नदी के मिलने से पहले एक मार्ग को उसने क्या किया, तो परिवर्तित कर दिया। तो बुल्लर झील में जो झेलम नदी मिलती थी, तो वहां पे मिलने से पहले उसके मार्ग को इसने क्या किया, तो अवंती बर्मन ने परिवर्तित कर दिया। और इसी कारण इसका अधिकांश समय लोगों के परोपकारी कार्यों में बीत जाता था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कृषि के विकास हेतु अवंती बर्मन का अभियंता सुय के द्वारा कई नहरों का निर्माण। तो कृषि के विकास के लिए इसका एक अभियंता था, मंत्री था, इंजीनियर था, जिसका नाम था सुय। तो सुय ने क्या किया कि कई नहरों का निर्माण किया। याद रखेंगे कि इसका एक मंत्री था अवंती बर्मन का, जिसका नाम था सुय। तो उसने कृषि के विकास के लिए कई नहरों का निर्माण किया। याद रखेंगे। अवंती बर्मन के दरबारी कवि कौन थे? तो अवंती बर्मन के दो दरबारी कवि थे। एक का नाम था रत्नाकर और दूसरे का नाम था आनंदवर्धन। तो अवंती बर्मन के दरबारी कवियों का नाम था रत्नाकर और दूसरा आनंदवर्धन। रत्नाकर के द्वारा हरिविजय, जबकि आनंदवर्धन के द्वारा धवन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना। तो अवंती बर्मन के दो दरबारी कवि थे। एक का नाम था रत्नाकर और दूसरे का नाम था आनंदवर्धन। और रत्नाकर ने हरिविजय नामक एक ग्रंथ लिखा, जबकि आनंदवर्धन ने धवन्यालोक नामक एक ग्रंथ लिखा। याद रखेंगे कि रत्नाकर ने हरिविजय, जबकि आनंदवर्धन ने धवन्यालोक नामक ग्रंथ लिखा। ये दोनों अवंती बर्मन के दरबारी कवि थे। अवंती बर्मन के बाद उसका पुत्र, अवंती बर्मन का एक सुयोग्य मंत्री था जिसका नाम था सूर। तो अवंती बर्मन का एक सुयोग्य मंत्री था, उसका नाम क्या था? सूर। याद रखेंगे, अवंती बर्मन के एक सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था? सूर। अवंती बर्मन के बाद उसका पुत्र शंकर बर्मन, जिसकी अवधि लगभग 883 से 902 ईस्वी तक थी। तो अवंती बर्मन के बाद उसका पुत्र शंकर बर्मन, जिसकी अवधि लगभग 883 से 902 ईस्वी तक थी, वह उत्पल वंश का अगला शासक बना। याद रखेंगे, शंकर बर्मन को प्रजा पीड़क की संज्ञा, तो शंकर बर्मन को प्रजा पीड़क की संज्ञा दी गई है, क्योंकि वह प्रजा को काफी तंग किया करता था, प्रजा के लिए क्रूर शासक था। तो अवंती बर्मन के बाद उसका पुत्र शंकर बर्मन, जिसका शासन काल 883 ईस्वी से 902 ईस्वी तक था, तो वह उत्पल वंश का अगला शासक बनता है और उसे प्रजा पीड़क की संज्ञा दी गई है, अर्थात वह प्रजा को काफी पीड़ा पहुंचाता था, तंग करता था। शंकर बर्मन के द्वारा दारवाभिसार, त्रिगर्त और गुर्जर पर विजय। तो इस शंकर बर्मन ने दारवाभिसार, त्रिगर्त एवं गुर्जर पर विजय प्राप्त किया। याद रखेंगे कि शंकर बर्मन ने दारवाभिसार, त्रिगर्त और गुर्जर पर विजय प्राप्त किया। लगातार युद्ध करने के कारण धनाभाव की पूर्ति हेतु शंकर बर्मन के द्वारा अपनी प्रजा पर करों का बोझ बढ़ा दिया गया। इस कारण वह अलोकप्रिय हो गया। तो याद रखेंगे, लगातार युद्ध करने के कारण इसके पास अर्थव्यवस्था की कमी हो गई थी शंकर बर्मन के पास। तो इसने अपनी प्रजा पर करों का बोझ बढ़ा दिया। इस कारण वह प्रजा के बीच अलोकप्रिय हो गया और उसे प्रजा पीड़क की संज्ञा दी गई। तो याद रखेंगे कि लगातार युद्ध करने के कारण धनाभाव की पूर्ति हेतु शंकर बर्मन के द्वारा अपनी प्रजा पर करों का बोझ बढ़ा दिया गया। इस कारण वह अलोकप्रिय हो गया। शंकर बर्मन के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव रानी दिद्या का। तो शंकर बर्मन के जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ा था? तो रानी दिद्या का। याद रखेंगे, शंकर बर्मन के सिक्कों पर रानी दिद्या का नाम अंकित, इस कारण उसका नाम दिद्या छेपा रख दिया। तो याद रखेंगे
कि शंकर बर्मन के द्वारा एक सिक्का चलाया गया था और उसके सिक्कों पर रानी दिद्या की तस्वीर अंकित होती थी, उसका नाम अंकित होता था। इस कारण उसके सिक्कों को दिद्या छेपा नाम रख दिया गया। दिद्या छेपा, छेपा का मतलब होता है सिक्का। तो शंकर बर्मन के सिक्कों पर रानी दिद्या का नाम अंकित, इस कारण लोगों के द्वारा उसका नाम दिद्या छेपा, यह दिद्या छेपा शंकर बर्मन को भी संज्ञा दे दी गया, याद रखेंगे। शंकर बर्मन के बाद उसका पुत्र गोपाल बर्मन या गोपाल वर्मा 902 ईस्वी से लगभग 904 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है, तो वह उत्पल वंश का अगला शासक बनता है। अल्पवयस्क होने के कारण माता सुगंधा उसकी संरक्षिका बनी। तो काफी कम उम्र में यह शंकर बर्मन का पुत्र गोपाल बर्मन वह उत्पल वंश का अगला शासक बनता है, जिसकी अवधि लगभग 902 से 904 ईस्वी तक रहती है, लेकिन यह अल्पवयस्क होता है, इसकी उम्र काफी कम होती है। इसी कारण इसकी माता सुगंधा संरक्षिका बनती है, याद रखेंगे। गोपाल बर्मन के शासनकाल में चारों तरफ अशांति एवं अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी। इसी का फायदा उठाकर 939 ईस्वी में ब्राह्मण कुल में जन्मे यशस्कर द्वारा कश्मीर की सत्ता का अधिग्रहण। तो गोपाल बर्मन के शासनकाल में चारों तरफ शांति और कुव्यवस्था फैल गई थी। तो इसके बाद इस अशांति और कुव्यवस्था से उत्पल वंश कभी उभर नहीं पाया और इसी का फायदा उठाकर 939 ईस्वी में ब्राह्मण कुल के में जन्मे यशस्कर द्वारा कश्मीर की सत्ता का अधिग्रहण कर लिया जाता है और लगभग उत्पल वंश की समाप्ति यहीं पर हो जाती है। तो 939 ईस्वी में ब्राह्मण कुल में जन्मे यशस्कर द्वारा कश्मीर की सत्ता का अधिग्रहण कर लिया जाता है, याद रखें। यशस्कर के शासन काल में फिर से कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम। तो यशस्कर के शासन काल में एक बार फिर से कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम हो गई। 948 ईस्वी में यशस्कर की मृत्यु के बाद उसका मंत्री पर्वगुप्त अगला शासक बना। तो यशस्कर की 948 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसका पुत्र पर्वगुप्त अगला शासक बनता है, याद रखेंगे। क्या नाम था? पर्वगुप्त। 950 ईस्वी में पर्वगुप्त के बाद क्षेमगुप्त, जो कि लगभग 950 से 958 ईस्वी तक शासक रहता है, वह अगला शासक बना। क्षेमगुप्त प्रभाकर का पुत्र था, उसके द्वारा गोपाल बर्मन की हत्या होती है। तो याद रखेंगे, प्रभाकर ने इस गोपाल बर्मन की हत्या कर दी थी और उसके बाद प्रभाकर का पुत्र क्षेमगुप्त अगला शासक बनता है। याद रखेंगे कि 950 ईस्वी में पर्वगुप्त के बाद क्षेमगुप्त 950 से 958 ईस्वी तक शासक रहता है, यह अगला शासक बनता है। क्षेमगुप्त प्रभाकर का पुत्र था, वही प्रभाकर जिसने इस गोपाल बर्मन की हत्या कर दी थी, याद रखेंगे। क्षेमगुप्त का विवाह हिंदू शाही राजवंश की राजकुमारी दिद्या से, याद रखेंगे, यह जो दिद्या थी, रानी दिद्या, यह हिंदू राजवंश की राजकुमारी थी। तो इससे विवाह किसका हुआ था? क्षेमगुप्त से। तो क्षेमगुप्त का विवाह हिंदू राजशाही की राजकुमारी दिद्या से हुई थी। तो क्षेमगुप्त का विवाह हिंदू शाही राजवंश की राजकुमारी रानी दिद्या से हुई थी, याद रखिए। क्षेमगुप्त या क्षेमेंद्रगुप्त, जिसे क्षेमगुप्त कहा जाता है, क्षेमगुप्त या क्षेमेंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रानी दिद्या कश्मीर की अगली शासिका बनी। तो क्षेमगुप्त या क्षेमेंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रानी दिद्या कश्मीर की अगली शासक बनी। 1003 ईस्वी में रानी दिद्या की मृत्यु के बाद उसका भतीजा संग्राम राज द्वारा लोहार वंश की स्थापना। 1003 ईस्वी में रानी दिद्या की मृत्यु के बाद उसका भतीजा संग्राम राज क्या करता है? तो लोहार वंश की स्थापना करता है। जब 1003 ईस्वी में रानी दिद्या की मृत्यु हो जाती है,
तो उसका भतीजा जिसका नाम था संग्राम राज, उसने एक वंश की स्थापना की, लोहार वंश। और इसके बाद अभी कुछ देर में ही हम लोग पढ़ेंगे इस लोहार वंश को। उन्मत्तावंती एक क्रूर शासक, पिता। इसके बाद अगला जो शासक बनता है, देखिए 937 से 939 ईस्वी में, क्योंकि 939 ईस्वी में ही यशस्कर के द्वारा, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित था, तो उसने इस पूरे राजवंश की समाप्ति कर दी। तो अंतिम शासक इसी यशस्कर ने किसको हराया था? उन्मत्तावंती को। तो 937 से 939 ईस्वी के बीच उन्मत्तावंती या उत्पल वंश का अंतिम शासक रहता है। उत्पल वंश का अंतिम शासक कौन? तो यह उन्मत्तावंती, याद रखेंगे। उन्मत्तावंती एक क्रूर शासक था, पिता, भाई बहन, गर्भवती स्त्रियों का हत्यारा, जिसका वर्णन राजतरंगिणी में। तो यह जो उन्मत्तावंती था, यह एक क्रूर शासक था। इसने अपने भाई की हत्या की, बहन की हत्या की और पिता की हत्या जयेंद्र बिहार में जाकर किया। इसके पिता इसके डर से जयेंद्र बिहार भाग गए थे, वहां पर जाकर इसने उस पिता की हत्या की और इन सब का वर्णन राजतरंगिणी में लिखा गया है। तो उन्मत्तावंती एक क्रूर शासक था जिसका वर्णन राजतरंगिणी में है। इसने अपने पिता, भाई बहन और इन सब की हत्या की। पिता की हत्या जयेंद्र बिहार में किया। जयेंद्र बिहार में इसके पिता उन्मत्तावंती के डर से भाग गए थे। तो यह तो था उत्पल वंश, यह समाप्त हुआ छोटा सा वंश। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आता है, फिर भी हमने पूरा बताया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग कुछ समय के बाद एक छोटे से राजवंश जो कश्मीर का अंतिम वंश है, लोहार वंश। तो हम लोग मिलते हैं कुछ समय के बाद लोहार वंश को लेकर। वेलकम बैक अगेन। तो चलिए हम लोग इस कश्मीर के वंश को कंटिन्यू करेंगे। और अभी हमने उत्पल वंश को देखा, तो चलिए उसके बाद जो अगला वंश है, एक छोटा सा वंश जिसका नाम है लोहार वंश, तो उसे हम लोग देखते हैं। जो एक कायस्थ क्षत्रिय मानते थे अपने आप को, जो कि 1003 से 1320 ईस्वी तक इनका शासन रहा। बहुत छोटा शासन काल रहा और इसके बाद ये कश्मीर के वंशज समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं लोहार वंश को। इसका संस्थापक संग्राम राज था, जो कि रानी दद्दी का भतीजा था। याद रखेंगे, अभी हमने बताया था उत्पल वंश के बारे में कि रानी दद्दी का भतीजा संग्राम राज 1003 ईस्वी में इस लोहार वंश की स्थापना करता है। और इस लोहार वंश का शासन काल 1003 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहता है। याद रखेंगे, 1003 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक लोहार वंश का शासन रहता है इस कश्मीर के ऊपर। और इसका संस्थापक कौन था? तो संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अगला शासक अनंत, जिसे अनंत राज भी कहा जाता है। तो संग्राम राज के बाद अगला शासक बनता है अनंत राज या अनंत। याद रखेंगे, अनंत अपने शासन काल में सामंतों के विद्रोह को कुचला। तो अनंत राज के शासन काल में सामंतों का विद्रोह हुआ, तो उसने इस विद्रोह को कुचल के रख दिया। याद रखेंगे, अनंत के शासन काल में सामंतों का विद्रोह हुआ, तो उसने इस विद्रोह को कुचल के रख दिया था। याद रखेंगे, उसके बाद अनंत के प्रशासन में उसकी सहयोगी थी उसकी पत्नी, जिसका नाम था सूर्यमती। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अनंत के शासन काल में उसकी सबसे सहयोगी कौन थी? तो उसकी पत्नी, जिसका नाम था सूर्यमती। याद रखेंगे, तो अनंत के प्रशासन में सहयोगी उसकी पत्नी, उसकी रानी सूर्यमती थी। और अनंत अपने शासन काल में सामंतों के विद्रोह को कुचल दिया था। अनंत का पुत्र कलश एक कमजोर शासक था, तो अनंत के बाद उसका पुत्र कलश
अगला लोहार वंश का शासक बना, जो एक कमजोर शासक था। लोहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हर्ष, जो कलश का पुत्र था। हालांकि यह क्रूर शासक भी था। तो लोहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन बना? हर्ष, जो कलश का पुत्र था। हर्ष का दरबारी कवि था कलहन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि कलहन किसका दरबारी कवि था? तो लोहार वंश का शासक हर्ष का दरबारी कवि था कलहन, जो राजतरंगिणी का रचयिता था, विद्वान था, कवि एवं कई भाषाओं का जानकार था। तो हर्ष का दरबारी कवि कलहन था, जो राजतरंगिणी लिखा था। काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है राजतरंगिणी, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और यह कलहन विद्वान, कवि एवं कई भाषाओं का जानकार था। हर्ष को कश्मीर का नीरो की उपाधि मिली थी। तो हर्ष को कौन सी उपाधि मिली थी? कश्मीर का नीरो, याद रखेंगे। हर्ष को कश्मीर का नीरो की उपाधि मिली थी। नीरो। हर्ष के शासनकाल में भयंकर अकाल आया हुआ था। हर्ष के शासनकाल में काफी भयंकर अकाल आया हुआ था। कहां पे? तो कश्मीर में, याद रखेंगे। हर्ष के अत्याचार के कारण उत्सल और सुसल नामक दो भाइयों के द्वारा 1101 ईस्वी में हर्ष सहित उसके पुत्र भोज की हत्या। तो हर्ष के बाद अगला जो शासक बनता है उत्सल और सुसल। तो हर्ष के काफी अत्याचारी शासक था, तो उसके अत्याचार के कारण उत्सल और सुसल नामक दो भाइयों ने 1101 ईस्वी में हर्ष की हत्या कर दी। साथ ही साथ हर्ष के पुत्र जिसका नाम था भोज, उसकी भी हत्या कर दी। तो 1101 ईस्वी में हर्ष के अत्याचार के कारण उत्सल और सुत्सल नामक दो भाइयों ने मिलकर हर्ष और उसके पुत्र भोज की हत्या कर दी। कब? 1101 ईस्वी में। इस वंश का अंतिम शासक था जयसिंह, जो लगभग 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक था। तो हर्ष का अंतिम शासक कौन था? जिसका नाम था जयसिंह, 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक। जयसिंह के द्वारा यवनों पर विजय तथा 1339 ईस्वी में तुर्कों पर विजय, याद रखेंगे। यह जो डेट है इसे हम लोग 1328 से 1355 करेंगे। 1328 से 1355। तो जयसिंह ने यवनों पर विजय प्राप्त किया और 1339 ईस्वी में तुर्कों पर भी विजय प्राप्त किया। याद रखेंगे कि जयसिंह ने यवनों पर भी विजय प्राप्त किया और 1339 ईस्वी में तुर्कों पर भी विजय प्राप्त किया। जयसिंह कलहन की राजतरंगिणी का अंतिम शासक था। इसी के समय राजतरंगिणी पूर्ण हुआ। तो जयसिंह जो था वह कलहन की राजतरंगिणी का अंतिम शासक था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसी के समय कलहन की राजतरंगिणी पूर्ण हुई। तो कलहन का जो लिखा गया महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ जिसका नाम था राजतरंगिणी, तो इसी जयसिंह के शासन काल में पूरा हुआ। जो क्या था? कलहन की राजतरंगिणी का अंतिम शासक था। तुर्की शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जैनुल आबदीन, जिसे कश्मीर के अकबर की संज्ञा दी जाती है। तो याद रखेंगे कि तुर्की शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो जैनुल आबदीन, जो इसी जयसिंह का समकालीन था। याद रखेंगे जैनुल आबदीन किसका समकालीन था? तो जयसिंह का समकालीन। इसी के समय यह जो जैनुल आबदीन था, जिसे कश्मीर का अकबर या कश्मीर का निर्माता कहते हैं, जैनुल आबदीन जो जयसिंह का समकालीन था, उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। याद रखेंगे कि यह कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तुर्की शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो जैनुल आबदीन था, जिसे कश्मीर का अकबर कहा गया और यह जयसिंह का समकालीन था। लोहार वंश की राजधानी श्रीनगर थी। श्रीनगर जो था यह कारकोट वंश की भी राजधानी थी। याद रखेंगे कारकोट वंश की भी राजधानी।
इनका धर्म हिंदू और बौद्ध धर्म था। तो लोहार वंश का जो धर्म था वो हिंदू और बौद्ध धर्म था, याद रखेंगे। इनका जो शासन काल चला 1003 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, अभी हमने बताया। एक बात और याद रखेंगे कि अनंत राज द्वारा बृहत कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र को संरक्षण, तो अनंत राज के दरबार में एक कवि रहते थे, लेखक रहते थे, जिनका नाम था क्षेमेंद्र। ये क्या थे? तो अनंत राज के दरबारी लेखक थे, अनंत राज के दरबारी लेखक। अर्थात अनंत राज के दरबार में बृहत कथा मंजरी के लेखक जिनका नाम था क्षेमेंद्र। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह कई बार पीटी में पूछा गया है कि बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र की द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक तो बृहत कथा मंजरी है, और वह किसके दरबारी लेखक थे? तो अनंतराज के, जो कि लोहार वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। तो अनंतराज द्वारा बृहत कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र को संरक्षण प्राप्त था। अर्थात अनंतराज के दरबारी लेखक कौन थे? तो क्षेमेंद्र थे। हर्ष ने अपने खर्च को पूरा करने के लिए मंदिरों तथा मठों को लूटना शुरू किया, इसीलिए कलहन ने हर्ष को तुरुस्क अर्थात मुस्लिम आक्रांता के समान कहा। कि हर्ष ने मंदिर अपने खर्च को पूरा करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी को पूरा करने के लिए मंदिरों एवं बौद्ध मठों को लूटना शुरू किया। तो इसी कारण कलहन ने हर्ष को तुरुस्क की संज्ञा दी। तुरुस्क का मतलब होता है मुस्लिमों के समान आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रांता के समान। तो हर्ष ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए मंदिरों तथा मठों को लूटना शुरू किया, इसीलिए कलहन ने हर्ष को तुरुस्क अर्थात मुस्लिम आक्रांता के समान, मुस्लिम आक्रमणकारियों के समान की कहा है, याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग कलहन के बारे में कुछ फैक्ट देखें। इस जो पूरा कश्मीर का वंश है कलहन पर ही टिका हुआ है। कलहन के राज तरंगनी में इस पूरे कश्मीर वंश का डिटेल चर्चा है। तो हम लोग कलहन के बारे में देखें तो सबसे पहले कलहन किसी भी राजकीय पद पर नहीं था, यह कहीं चर्चा देखने को नहीं मिलता। तो इसकी चर्चा कहीं पर भी नहीं, इसकी चर्चा कहीं पर नहीं कि कलहन कौन से पद पर था, इसके बारे में अभी तक इतिहास में जानकारी नहीं है। तो किसी भी राजकीय पद पर नहीं था, इसकी चर्चा कहीं पर नहीं है। कलहन के पिता चंपक जो ब्राह्मण जाति से संबंधित थे, हर्ष के प्रशासन में मंत्री थे। तो कलहन के पिता का नाम था चंपक, जो ब्राह्मण जाति से ताल्लुकात रखते थे, और वे हर्ष के प्रशासन में एक मंत्री थे। कलहन ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के समय। तो अभी हमने बताया कि इस कलहन के द्वारा जो राजतरंगिणी लिखा गया वह सबसे अंतिम शासक जो लोहार वंश का था, जिसका नाम था जयसिंह, उसी के शासन काल में यह पूरा हुआ। तो राजतरंगिणी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के समय हुआ। और जो राजतरंगिणी था किस भाषा में? तो संस्कृत में। याद रखेंगे कि राजतरंगिणी संस्कृत में लिखा गया है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजतरंगिणी किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। याद रखेंगे। इस राजतरंगिणी में 8 तरंग हैं। तरंग का मतलब होता है अध्याय। तो कितने तरंग? अर्थात 8 तरंग या 8 अध्याय, 8000 श्लोक है। तो इस राजतरंगिणी में 8000 श्लोक है, 8 तरंग है, अर्थात 8 अध्याय है। अध्याय 1 से 3 में कश्मीर का प्राचीन इतिहास लिखा गया है। अध्याय 1 से 3 में कश्मीर के प्राचीन इतिहास का वर्णन है। अध्याय 4 से 6 में
कारकोट एवं उत्पल वंश का इतिहास है। तो अध्याय 4 से अध्याय 6 तक में कारकोट वंश और उत्पल वंश के इतिहास की चर्चा है। किसमें? तो राजतरंगिणी में। अध्याय 7 और 8 में लोहार वंश का इतिहास है। तो अध्याय 1 से 3 में कश्मीर का प्राचीन इतिहास, अध्याय 4 से 6 कारकोट वंश और उत्पल वंश का इतिहास, जबकि अध्याय 7 और अध्याय 8 में लोहार वंश का इतिहास लिखा गया है। किसमें? तो कलहन की राजतरंगिणी में। और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और नीतिगत बातें भी लिखी गई है। तो इस राजतरंगिणी में कई नीतिगत बातें भी लिखी गई है, याद रखेंगे। नीतिगत बातें भी लिखी गई हैं और साथ ही साथ ये सभी जो था जानकारी श्रेणीवार लिखा गया है, अर्थात काल के समय श्रेणीवार लिखा गया है इतिहास। तो यह तो था पूरा कश्मीर का वंश, जो कि लोहार वंश, कारकोट वंश और उत्पल वंश को हमने देखा और कश्मीर का पूरा वंश समाप्त हुआ। राजपूत वंश जो कश्मीर का था वह समाप्त हुआ और पूर्व मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ बचे खुचे जो अब राजपूत वंश है, काफी कम बचे हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे, जैसे कि गंग वंश, कदम वंश, दक्षिण भारत के बीच में छोटा सा वंश लेकिन महान वंश पल्लव, और उसके बाद बिहार का एक कर्नाट वंश है जिसे देव वंश भी कहा जाता है। तो इन सारे वंशों को देखेंगे और उसके बाद यह दिल्ली का एक तोमर वंश है। तो यह 4-5 वंश बचा है और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे डायरेक्ट विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, इसके बाद संगम युग और देखेंगे हम लोग सूफी आंदोलन, और इसके बाद यह जो मध्यकालीन भारत का सफर है वह समाप्त हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट लें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक